अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, क्या वाकई बैकडोर राब्ते हो रहे थे और ये राब्ते कोई नतीजा निकाले बगैर नाकाम हो चुके हैं? क्या वाकई अब अर्ली इलेक्शन का कोई चांस नहीं है और इस्टेब्लिशमेंट ने भी अब क्या हाथ खड़े कर दिए हैं? और क्या वाकई मुल्क की सियासी तकसीम जो है ये अब आने वाले दिनों में किसी तसादुम की तरफ बढ़ रही है? अब इमरान खान इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च की कॉल भी देंगे और लॉन्ग मार्च होकर रहेगा। तो सवाल ये है कि लॉन्ग मार्च क्या किसी बैकडोर डील की वजह से ताख़ीर का शिकार हो रहा था? बैकडोर राब्तों का एतराफ़ चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने खुद किया है। उन्होंने तस्दीक की है कि बैकडोर मुज़ाकरात का मुझे नहीं लगता कि कोई नतीजा निकलेगा। नाज़रीन, आपको याद होगा कि इसी साल 25 मई को इमरान खान ने इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च ये कहकर ख़त्म किया था कि वो 6 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं और अगर उनके अर्ली इलेक्शन के मुतालिबे को नहीं माना गया तो वो भरपूर तैयारी के साथ वापस आएंगे। मगर वो दिन और आज का दिन 5 महीने गुजरने के साथ साथ अल्टीमेटम की कई तारीखें भी गुजर गई। इस अरसे में खान साहब शहर शहर उन्होंने गांव बड़े बड़े जलसे किए, कारकुनान को उन्होंने एक्टिव रखा और यकीनी तौर पर उन्होंने न सिर्फ अपने बयानियों को तक़वियत दी बल्कि इसमें भी कोई शक नहीं कि बहुत मकबूलियत भी समेटी। अब गुज़श्ता कुछ जलसों में तो वो ये हल्फ लेते रहे कि सब ने इस्लामाबाद की तरफ हकीकी आज़ादी मार्च के जिहाद के लिए निकलना है। गुज़श्ता जुमे के रोज़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तोशाखाना केस में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को डीसीट किया, जिसने जल्दी पर तेल का काम किया। यानी फैसला आने के बाद खान साहब ने यह बयान दिया कि अब बैकडोर राब्तों का कोई नतीजा नहीं निकलने वाला। क्या अब इसे खान साहब की तरफ से मुबैना राबतों से इनकार ही समझा जाए, जिसके बाद इमरान खान ने बिल आखिर इस्लामाबाद कॉल की तारीख देने का दिन तय कर दिया है। साबिक वज़ीर आज़म ने हुकूमत से ये भी पूछा कि क्या वो मुनज़्ज़म एहतजाज चाहते हैं या फिर ये चाहते हैं कि मुल्क श्रीलंका बन जाए। क्या कहा उन्होंने, जरा दी। क्या ये चाहते हैं कि मुनज़्ज़म तौर पे एहतजाज हो या ये चाहते हैं कि पाकिस्तान श्रीलंका की तरफ चला जाए? हम मुनज़्ज़म तरीके से प्रोटेस्ट करते हैं। अगर ये मुनज़्ज़म एहतजाज का रास्ता रोकेंगे तो केओस हो जाएगा। कौम तो तैयार खड़ी है, मुल्क ही बंद हो जाएगा। फैसला कर ले क्या चाहते हैं। नाजरीन, तवक्को की जा रही थी कि खान साहब नाअहली का फैसला आने के बाद कारकुनान को फौरी निकलने की कॉल देंगे, लेकिन एक बार फिर उन्होंने जुमे के रोज़ फाइनल मैच खेलने का ऐलान किया। सूबा पंजाब और सूबा KPK से अगर रुकावट ना हुई तो अपने लाखों कारकुनान को तहरीक इंसाफ के लिए निकालना कोई मसला नहीं होगा। तो फिर क्या इमरान खान तारीख पर तारीख किसी दबाव बढ़ाने के लिए दे रहे हैं? इमरान खान की मौजूदा हुकूमत से एक ही डिमांड है कि फौरी और साफ और शफाफ इंतखाबात हों। फौरी इंतखाबात का मुतालिबा हुकूमत ने पहले दिन से वो लोग मुस्तरद कर रहे हैं। कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मीडिया से खिताब करते हुए ये वाज़े कर दिया कि हुकूमत के 11 महीने रह गए हैं, असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करे। आम इंतखाब कानून आइन के मुताबिक अभी 11 महीने दूर हैं। वो हमारी सिटिंग गवर्नमेंट की सवाबदीद होती है कि जब भी वो इलेक्शन कराना चाहे। हमारा कोई इरादा नहीं है कि हम इलेक्शन में जाएं जब तक कि ये मैशत ठीक नहीं होती। 11 महीने डट के काम करेंगे, जब मुद्दत होगी तो इलेक्शन होंगे इंशाअल्लाह। इस बात की तस्दीक फवाद चौधरी ने भी की है कि PDM अर्ली इलेक्शन के लिए नहीं मान रही है, लेकिन इसी बात के साथ उन्होंने ये भी कहा है, ये भी इंकशाफ किया है कि इस्टेब्लिशमेंट अर्ली इलेक्शन के लिए मान चुकी है। अब अगर फवाद चौधरी की इस बात को मान लिया जाए तो फिर इस्लामाबाद के लॉन्ग मार्च को रोकना मुश्किल हो जाएगा और वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की मार्च को रोकने की तैयारियों को अगर हम देखें तो फिर तो ये पुरअमन एहतजाज मालूम नहीं होता, क्योंकि खान साहब पुरअमन एहतजाज को अपना हक कहते हैं और साथ ही साथ श्रीलंका की मिसालें भी देते हैं जहां एहतजाज पुरअमन तो नहीं था। दूसरी तरफ वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह इस एहतजाज को जत्थे का नाम देकर कुचलना चाहते हैं, जैसा कि उन्होंने पहले 25 मई के लॉन्ग मार्च पर कानूनी सख्ती करके रोका था। ऐसे में महंगाई, हल्फ और 2 सूबों की सपोर्ट से बात कुछ ज़्यादा ही बढ़ती हुई नज़र आ रही। इसी पर बात करने के लिए नाज़रीन मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब आपका। फवाद चौधरी साहब, आप पार्टी के सीनियर लीडर हैं। यकीनन पार्टी के मुज़ाकरात चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ हों चाहे मौजूदा हुकूमत के साथ हों, यकीनन आप उसका हिस्सा होंगे। कल जो खान साहब ने बात की कि जो बैकडोर मुज़ाकरात चल रहे हैं, कुछ हुए भी हैं, उनका कोई नतीजा पॉजिटिव नहीं निकलेगा, कोई कामयाबी वाला नतीजा नहीं निकलेगा। तो अगर आप ये बता पाएं जिन मुज़ाकरात की नाकामी का इशारा दिया कल खान साहब ने, वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ थे या मौजूदा हुकूमत के साथ? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं तो हिस्सा नहीं हूँ मुज़ाकरात का, और बात ये है
कि ऐसा कोई फॉर्मल मुज़ाकरात कहीं कुछ किसी के हुए भी नहीं। इनफॉर्मल गुफ्तगू जो है वो चलती रहती है। हम जो सारे पार्लियामेंटेरियन रहे हैं एक दूसरे के साथ, उनकी मुलाकातें भी होती रही हैं, और हर पाकिस्तानी की तरह जाहिर है कि सब पार्टीज में लोग हैं जो कंसर्न हैं मौजूदा हालात पे, और वो चाहते हैं कि एक सोल्यूशन हो और उसकी तरफ हम जो है वो निकलें। अब इसको आप मुज़ाकरात कह लें या इनको आप इनफॉर्मल इंटरेक्शंस कह लें, और वो चीज़ें चलती रहेंगी, ख़त्म तो नहीं होंगी, वो आगे भी चलती रहेंगी। लोगों की आपस में मुलाकातें होती हैं, बातचीत होती है, वो चलता रहता है, बातचीत होती है, बट ऐसा कोई फॉर्मल निगोशिएशंस जो हैं वो नहीं हो। फवाद चौधरी साहब, मुस्लिम लीग नून में भी ज़ाहिर है आपके दोस्त हैं, पीपल्स पार्टी में भी दोस्त हैं, दूसरी पार्टीज जो मौजूदा हुकूमत की इत्तेहादी पार्टीज हैं, क्या वो लोग चाहते हैं, प्राइवेट डिस्कशंस तो ज़ाहिर होती हैं, उन पार्टीज में भी ऐसे लोग लीडर्स शामिल हैं जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मुत्तफिक हों, जो चाहते हैं कि वाकई अर्ली इलेक्शंस होने चाहिए? बिल्कुल, ये शाजिया बड़ा अच्छा आपका क्वेश्चन है और बड़ा अच्छी ऑब्जर्वेशन है। असल में सारी पार्टीज के अंदर लोग हैं जो क्राइसिस का हल चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमें एक दो अपने पाँव से आगे देखने की सलाहियत जो है वो होनी चाहिए, और पाकिस्तान की जो इस वक्त की सियासी सूरत हाल है, इसका हमें कोई हल जो है वो निकालना चाहिए। और उसके लिए डिफरेंट प्रपोजल्स जो हैं वो लोग देते हैं, बात करते हैं। इलेक्शंस के बगैर देखिए हमारे पार्टी के अंदर ये जो एक हमारा था मुद्दा चल रहा था कि इलेक्शन फौरी हो या लेट हो, हमारी अपनी पार्टी के अंदर बड़े लोग हैं वो कहते हैं कि जी आप इलेक्शन डिले करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको चलाने दे जरा। हमारा प्रॉब्लम ये है, मैंने कल भी जो है वो एक बात कर रहा था कि देखें ये फैसला इलेक्शन जल्दी हो या लेट हो, ये पॉलिटिकल पार्टीज से ज्यादा ये इकोनॉमी ने फैसला करना है। अगर आप इसहाक डार साहब जो हैं वो मुआशी इस्तेहकाम ले आते, डॉलर जो है वो नीचे आ जाता, तेल की कीमतें नीचे आ जाती, ये चीजें चलना शुरू हो जाती, तो फिर आप एक आर्गुमेंट हो सकता था जी कि इसको चलाएं। प्रॉब्लम यह है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ने पाकिस्तान की मिडिल क्लास की कमर तोड़ दी है। हमारे यहाँ 8 लाख लोग तो सिर्फ फैसलाबाद डिवीजन में बेरोजगार हो गए क्योंकि लूमें बंद हो गई। हमारा एक ओवरऑल आप बिजली तेल की कीमतों में बेइंतहा इजाफा हुआ है, और अब लोगों की फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, जैसे नौकरियां जाना शुरू हो गई। बिल्कुल। तो ये एक जो डबल इस वक्त चल रहा है, इसके नतीजे में पाकिस्तान में अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती है तो हमारा प्रॉब्लम यह है कि हमारी इकोनॉमी इतनी ज्यादा सफर कर जाएगी कि वो फिर रिकवरी प्रॉब्लम आ जाएगी। अच्छा, आपने एक काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में 2 दिन पहले आई थिंक आपने ये बात की कि इस्टेब्लिशमेंट भी चाहती थी कि वो भी हामी थे अर्ली इलेक्शंस के, फिर आप जो कह रहे हैं कि दूसरी पार्टीज के लोग भी, तो मसला फिर कहाँ पर था? हायर लीडरशिप में लाइक नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी, इन लोगों में आप मसला था? नीचे वाले लोग भी चाहते हैं, इस्टेब्लिशमेंट भी चाहती है, फिर उसके बाद सवाल ये पैदा होता है जब इस्टेब्लिशमेंट चाहती है तो फिर तो सब कुछ हो जाना चाहिए ना, फिर कोई क्यों नहीं मानता? नहीं, ऐसे नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट का भी ज़ाहिर है एक रोल है, 100% रोल तो किसी का भी नहीं होता ना। सारी चीजें मिलकर छोटी छोटी जो है वो खाका बनता है। तो स्याह सफेद का मालिक तो कोई भी नहीं है पाकिस्तान में। और असल में इशू यही है कि इसमें जो जरदारी साहब और नवाज शरीफ वगैरह, इनका ये है कि जी इलेक्शन अभी हो तो हम तो इलेक्शन बुरी तरह हारते हैं, तो हम इलेक्शन क्यों करवाएं। अब यही आर्गुमेंट है। देखें, ये आर्गुमेंट आप डेमोक्रेसी में कैसे इसके ऊपर इलेक्शन डिले कर सकते हैं कि हमें पता है कि अवामी एतमाद हमें हासिल नहीं है, हम इलेक्शन हार जाएंगे। और 2000 पंजाब में इलेक्शन हुआ, फिर उसके बाद इन्होंने खुद ही सीटें खाली करा के अपनी तरफ से जो वर्स्ट सीटें थी उनके ऊपर इलेक्शन करवाया, उनके नताइज आपके सामने है। तो खौफ इलेक्शन हारने का है जिसने इलेक्शन होने से रोका हुआ। ये तो बड़ा कच्चा सा आर्गुमेंट है। अगर आज खौफ हारने का है तो कल ये खौफ खत्म कैसे, 11 महीने बाद ये खौफ कैसे खत्म हो जाएगा? ये बात बिल्कुल आपने 100% सही कही है। और मेरा आर्गुमेंट ये था कि देखें, नवाज शरीफ जो हैं वो 85 से पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन अभी उनकी डिसीजन मेकिंग बहुत ही नाइव है, बहुत ही आई वुड से कि इसको जो है अकल जिसको तस्लीम नहीं करती उस किस्म की इनकी डिसीजन मेकिंग है। जिस दिन हमें ये ऑफर आई थी, एस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि जी ये नो कॉन्फिडेंस मूव अगर वापस हो जाए
तो आप असम्बलियां तोड़ दें, और हमने कहा बिल्कुल सही, असम्बलियां तोड़ दें। उस दिन अगर इलेक्शन होते आज से 6 महीने पहले, तो नून लीग बेहतर इलेक्शन compete कर सकती थी। उसके बाद जब चीफ जस्टिस साहब ने शहबाज शरीफ साहब को बुला के कहा कि आप इलेक्शन के ऊपर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, उस वक्त वो मान जाते तो इलेक्शन बेहतर हो सकते थे। अब 6 महीने के बाद ये लोग कहीं पे लक्ष्मी चौक में, बर्नर्स रोड के ऊपर, इस्लामाबाद में किसी बाहर पे खड़े होके ये वो लोग जो है खाना तो खा नहीं सकते। अब अगले 6 महीने जो इकोनॉमी के हालात हैं, लोगों ने इनको घर में घुस के मारना है। खाना ना खा सके, बड़े बड़े केसेस तो खत्म हो गए ना। आप देखें 16 अरब मनी लॉन्ड्रिंग केस, मरियम नवाज की सजाएं खत्म हो गई, और क्या चाहिए? ये तो खाने से बहुत आगे की चीजें हैं फवाद। हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि 2 फैमिलीज ने तो अपना, पार्टीज का तो बड़ा गर्क हो गया, लेकिन फैमिलीज ने अपने पैसा बचा लिया। उन्होंने 1100 अरब रुपए के जो केसेस हैं वो विड्रॉ करा लिए हैं। उससे इन्होंने ये अपनी जो पर्सनल दौलत है उसको तो बचा लिया है, लेकिन पार्टीज का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। अब ये तो देखें ना, पार्टी के अंदर उनका ये केसेस वाला मामले नहीं है, वो और तरह सोचते हैं। ये जिनके जो इनकी टॉप लीडरशिप के केसेस हैं वो और तरह सोचते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है जो यहाँ पे चल रहा है। तो अब लॉन्ग मार्च हतमी है, जुमेरात या जुमे को कॉल देंगे और लॉन्ग मार्च आप लोग इस्लामाबाद लेकर जाएंगे, लेकिन लॉन्ग दिन अगला क्या होगा? वहां जाके बैठ जाएंगे, धरना दे देंगे? ये बहस आपके किसी एक और लीडर से भी मेरी हो रही थी कि धरनों के नतीजे में और लॉन्ग मार्च के नतीजे में हमने हुकूमतों को घर जाते नहीं देखा, तो कैसे प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश करेंगे? मार धाड़ होगी, खून खराबा होगा, अल्टीमेटली तो ये नुकसान सबका होगा ना फवाद, अगर इस तरह की सिचुएशन होती है तो। ऐसी सिचुएशन में तो फिर इदारे फैसले करते हैं कि वो कैसे मुल्क जो है उनके नजदीक, अगर इस तरह से मुल्क स्टेबलाइज रहेगा तो वो कहेंगे जी ठीक है, कोई मसला नहीं है, कुछ नहीं करते। और अगर उन्होंने इस नतीजे पे पहुंचे कि नहीं, इंस्टेबिलिटी एक हद से आगे गुजर गई है, तो फिर जो है वो जाहिर है कि उनके फैसले हो जाएंगे। फिर सियासतदानों के हाथ से बात निकल जाती है, फिर इदारों के हाथ में आ जाती है। तो हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मामला सियासतदानों के हाथ में रहे। नहीं, कैसे हालात काबू में कैसे रखेंगे? राना साहब की तो पूरी तैयारी है कि उन्होंने रोकना है, वो कैसे भी रोकें, वो रबड़ की गोलियां चलाएं, वो आंसू गैस की शेलिंग करें, डंडे बरसाएं, व्हाटएवर, जो कुछ करना चाहेंगे वो करेंगे। आप लोग कैसे इसको जो है ना वो ओवरकम करेंगे इस सारे नुकसान को? राना साहब की इतनी कैपेसिटी नहीं है फ्रेंकली, जितनी वो अपने आप को बता रहे हैं। 25 मई को जब हुआ था तो उनके साथ इदारे पूरी तरह खड़े थे। आज शायद सूरत हाल उस तरह से ना हो, और अगर ये मुज़ाकरात जो या बातचीत जो है उससे पहले कोई नतीजे पे ये ना पहुंच सकी, जिस तरह से भी स्टेलमेट पड़ा हुआ है, तो फिर राना साहब जो है उनको सरप्राइज मिलेगा। मतलब कि इदारे के आप न्यूट्रल हैं, या जो बातचीत के नतीजे में आप लोग फैसला करेंगे कि हालात क्या होंगे? हो सकता है इदारे न्यूट्रल हो जाए। हो सकता है इदारे न्यूट्रल हो जाए? हो सकता। अभी न्यूट्रल नहीं है ये अभी तक तो देखे ना, अभी तक तो जो सिचुएशन है ये हुकूमत कोई अवाम के उसके ऊपर तो नहीं ना खड़ी है। और जब अगर इदारे जो हैं वो इस हुकूमत को उस तरह से सपोर्ट ना करें जिस तरह से अब तक करते आ रहे हैं, कि हुकूमत के पास ना अपनी लेजिटिमेसी है, ना इलेक्टेबिलिटी है, ना ही इनका कोई जो है वो मॉरल इनकी अथॉरिटी है, तो इनके पास तो कोई अथॉरिटी नहीं है सिवाय डंडे के। और डंडा तो जाहिर है कि फिर वो इदारे फैसला करेंगे कि उन्होंने अपने लोगों के ऊपर डंडा चलाना है या नहीं। सही। फवाद, आखिरी सवाल, इमरान खान की नायली पर बड़ा रिएक्ट किया, जाहिर करना था, आप बनता था, लेकिन एक ऐसी असम्बली जिसमें खान साहब जाना नहीं चाहते, मानते नहीं है, और उसी असम्बली की मुद्दत के लिए नाअहल हुए हैं, तो इतना रिएक्शन क्यों दिया? फिर इसलिए सिंबॉलिक है ना, लोगों ने मुझे बताया इतना वोट क्यों दिया इमरान खान को। इमरान खान तो पहले 2 नैरेटिव के ऊपर ये इलेक्शन हुए हैं, इस वक्त तक 33 सीटों के ऊपर इलेक्शन हुए हैं, हम कुछ 27 सीटें जो हैं वो जीते हैं 2 नारों के ऊपर। पहला नारा ये है कि पाकिस्तान जो है वो सॉवरन होगा और कोई बाहर का मुल्क हमें डिक्टेट नहीं करेगा, और दूसरा नारा ये है कि नए इंतखाबात कराए जाए मुल्क में। ये असम्बलियां अपनी रिप्रेजेंटेटिव जो सलाहियत है वो खो चुकी हैं, अपनी जो नुमाइंदा हैसियत है वो खो चुकी हैं, और दोनों नारों के ऊपर इमरान खान को लोगों ने वोट दिए हैं। तो हमने तो उसके लिए जो अवाम का फैसला है वो इन असम्बलियों में जाने के लिए नहीं है, इलेक्शंस के लिए।
अच्छा, आप जब नए इलेक्शन की हम पूछते हैं, हुकूमत को सवाल पूछते हैं, वो कहते हैं ठीक है हम मान लेते हैं नए इलेक्शन हो जाते हैं, फिर आप लोगों का अगला मुतालबा होगा कि भाई इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नीचे तो इलेक्शन नहीं हो सकते, ये तो इलेक्शन कमीशन है ही जानेबदार। तो कौन कौन सा मुतालबा माने हम इमरान खान का? नहीं, हमारा मुतालबा ये है, हमारा मुतालबा यह है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। और आप मुझे बता दें कि जो इस इलेक्शन कमीशन के हालात हैं, इसके अंदर फ्री एंड फेयर होने का कोई तस्वुर भी करेगा? तो ये तो एक ही मुतालबे के दो रुख हैं। इलेक्शन आपने कराने हैं और फ्री एंड फेयर कराने हैं, उसके लिए आपको नया इलेक्शन कमिश्नर चाहिए। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के इंसाफ के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी साहब मेरे साथ है, थैंक यू वेरी मच। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मुजीबुर रहमान शामी मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शामी साहब आपका। शामी साहब, एक तरफ इमरान खान की नाअहली इलेक्शन कमीशन से तोशाखाना केस में, दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने कल खुलकर बैकडोर मुज़ाकरात के बारे में बात की और कहा कि मुज़ाकरात तो हो रहे हैं लेकिन उनकी कामयाबी का नतीजा तो नहीं लग रहा। उनके कहने का मकसद ये था कि मुज़ाकरात तो कामयाब होते हुए नज़र नहीं आ रहे, जिसके बाद उन्होंने लॉन्ग मार्च की तारीख देने का भी ऐलान किया कि वो जुमे या जुमेरात को तारीख देंगे। तो क्या अब हम ये कह सकते हैं कि आगे जाके एक तो मामला खराब हो सकते हैं और दूसरा ये बात भी अब खुलकर वाज़े होगी कि अब तक जो इमरान खान साहब हर बार लॉन्ग मार्च की तारीख देने की बात करते थे, मामला लिंगर ऑन हो रहे थे, तो पीछे पसे पर्दा बातचीत तो चल रही थी। देखिए, बैकडोर मुज़ाकरात जो हैं अगर नतीजा खेज हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये बैकडोर की बजाय फ्रंट डोर मुज़ाकरात होने चाहिए। फरीकैन एक दूसरे के सामने बैठे, एक दूसरे को अपना नुक्ता नज़र समझाएं और किसी नतीजे पे पहुंचें। ये आंख मचोली खेलने की क्या ज़रूरत है? ये चोरी छुपे के मुज़ाकरात जो हैं वो किसी काम के नहीं होते। बाद औक़ात नतीजा खेज भी हो जाते हैं, लेकिन बिलाखिर फरीकैन को आमने सामने बैठना होता है और एक दूसरे से मामला करना होता है। तो जब एक ही हमारी यानी देखें ना आरजुएं वाबस्ता हैं इस मुल्क के साथ, तो फिर इसमें हिजाब क्या है? इसमें ये तकल्लुफ क्यों है? खान साहब जो हैं वो तालिबान से मुज़ाकरात की हमायत करते रहे हैं, अब भी जो पाकिस्तान के बैरूनी मुखालिफिन हैं उनसे बातचीत करने पर तैयार हैं। मोदी साहब को बामकसद मुज़ाकरात की दावत देते रहे हैं। तो आपस में बातचीत करने में क्या हर्ज है? जो चीज़ आसानी से तय हो जाए उसके लिए मुश्किलात खड़ी करने या अपने आप को मुश्किलात में डालने की क्या ज़रूरत है? तो मेरी ख्वाहिश तो यही होगी कि फरीकैन जो हैं वो हमारी बात सुने, अपने आप पर भी रहम करें, हम पर भी रहम करें और बातचीत के ज़रिए मामला तय करें। कोई ऐसा बड़ा मसला है नहीं है। शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि 11 महीने बाद इंतखाबात होंगे। खान साहब चाहते हैं कि फौरी तौर पर हो जाए। नहीं, मुज़ाकरात खान साहब जिन मुज़ाकरात की बात की और आप कह रहे हैं फ्रीकैन के साथ बैठे, मौजूदा हुकूमत के साथ बैठे या इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात की कामयाबी का जो है ना उनके साथ ये मुज़ाकरात कामयाब हो सकते हैं? आप क्या समझते हैं कि मुज़ाकरात की कामयाबी का दारोमदार इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात पर है? अगर ये फरीकैन जो हैं राजी हो जाएं तो मियाँ बीवी राजी, तो क्या करेगा काजी? तो एस्टेब्लिशमेंट क्या कहेगी कि आप लड़ते रहें? लेकिन क्या करें, मियाँ बीवी तो राजी नहीं है। अगर आपस में मामला तय हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है, दूसरों को जहमत देने की लेकिन शामी साहब आप देखें, यही तो मैं कह रही हूँ कि मियाँ बीवी तो राजी नहीं। आपने खान साहब का रवैया हमने पिछले 3.5 साल में देखा है। कोई कॉन्फ्रेंस होती थी, आप देखें कोरोना के हवाले से भी जो कॉन्फ्रेंस हुई, शहबाज शरीफ साहब आकर बैठते हैं, इमरान खान साहब उठकर चले जाते हैं, वो हाथ मिलाना तक पसंद नहीं करते। तो इस रवैये को देखकर आपको आज भी लगता है कि इमरान खान शहबाज शरीफ के साथ बैठकर बात करने को और मुज़ाकरात करने को तैयार होंगे? यही तो मसला है, मियाँ बीवी तो राजी नहीं है। देखिए, हम तो यही गुजारिश करते रहेंगे, जो मरीज है उसको जिस दवा की जरूरत है वो दवा उसको मिलनी चाहिए। मरीज की ख्वाहिश पर दवा नहीं बदली जा सकती, वो तो तबीब को देखना होगा कौन सी दवा की जरूरत है। और दवा ये है कि बातचीत के जरिए मामला तय करें। और पाकिस्तान में बार बार हमने देखा है कि लड़ाई झगड़े का नतीजा खराब निकला है और मामला हाथ से निकले हैं और फिर सारे लोग हाथ मलते रह गए हैं।
शामी साहब, खान साहब ने कल कहा कि हम पूरा मुल्क बंद कर देंगे, हो सकता है कि हालात श्रीलंका जैसे भी हो जाए। आप भी हमेशा अभी भी आपने बात की कि ऐसे हालात ना हो कि मामलात किसी तीसरे के हाथ में चले जाए, लेकिन अगर वाकई सड़कों पर हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं, खून खराबा होता है, शेख साहब तो हमेशा, उन्होंने तो 25 मई के लॉन्ग मार्च को भी खूनी मार्च कहा था, तो वाकई ये हालात इस हद तक ख़राब हो सकते हैं कि श्रीलंका वाली सूरत हाल पैदा हो जाए, लोग मामलात अपने हाथों में ले ले और इसी चीज़ को देखते हुए सारा सिस्टम ही किसी तीसरे के हाथ में चला जाए। देखिए, पाकिस्तान श्रीलंका नहीं है। इंशाल्लाह यहाँ ऐसे हालात कभी पैदा नहीं होंगे। पाकिस्तान के अदारे मौजूद हैं, पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले लोग चौकस हैं, मुस्तैद हैं। पाकिस्तान की अदलिया काम कर रही है, पाकिस्तान का मीडिया है, पाकिस्तान के दफाई अदारे हैं, पाकिस्तान की पुलिस है, रेंजर्स है। आप क्यों तमन्ना कर रहे हैं पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने की? तेरी दुआ है कि हो तेरी आरज़ू पूरी, मेरी दुआ है कि तेरी आरज़ू बदल जाए। कभी तबाही की तमन्ना नहीं की जाती, कभी तसादुम की तमन्ना नहीं की जाती। लीडरशिप का इम्तिहान होता है कि मामलात को संभाले, आगे बढ़ाए, मामलात को उलझाए नहीं, मामलात को खराब ना करे। तो ये लीडरशिप का भी इम्तिहान है। खान साहब जितने बड़े लीडर हैं उतना बड़ा इम्तिहान है, वो मामलात को नतीजा खेज बनाए। शामी साहब, एक आज़ादी 1947 में हमने ली थी जिसके लिए हमारे बड़ों ने बड़ी कुर्बानियां दी थी, तो खान साहब तो कह रहे हैं कि हकीकी आज़ादी तो हमने अब लेनी है, तो पर हकीकी आज़ादी अब अगर दोबारा हमने लेनी है तो कुर्बानियां तो फिर देनी पड़ेंगी। देखिए, सारे लफ्जी मामलात हैं, इन लफ्जों में ना उलझें और ज़मीनी हक़ाइक़ को देखें। ज़मीनी हकीकत यह है कि पाकिस्तान में एक दस्तूर के मुताबिक एक निज़ाम चल रहा है, एक इसकी पार्लियामेंट मौजूद है। खान साहब उससे रूठ के बाहर जा चुके हैं। बेहतर होता वो आज पार्लियामेंट के अंदर होते और मामला तय करने में आसानी होती, लेकिन अब जो मामला है वो पिस्तौल रख के कनपट्टी पे कोई बात नहीं मनवा सकेंगे। बातचीत के जरिए, अफाम तफहीम के जरिए, मकालमे के जरिए अपनी बात करनी पड़ेगी, दूसरे को मनाना पड़ेगा। यही रास्ता है सलामती का। लेकिन शामी साहब, ये कैसा है कि इलेक्शन कमीशन में और पार्टियों को भी तोशाखाना को लेकर केसेस पड़े हुए हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन को जल्दी थी कि इमरान खान साहब के हवाले से फैसला हो, ममनुआ फंडिंग केस हो, इलेक्शन कमीशन को जल्दी थी कि उसी पर ज्यादा जो है वो हेयरिंग की जाए, समाअत की जाए। और पार्टियों के भी तो केसेस पड़े हुए हैं ना। फिर मरियम बीबी कह चुकी हैं कि जब तक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगी तो ये मौका तो सबको एक जैसा नहीं मिल सकता। तो हम जैसे लोग भी जब अपने प्रोग्राम से हटकर भी तज्ज़े तबसरे आप भी करते हैं, हम लोग भी करते हैं, तो ये करते हैं कि हालात ऐसे लग रहे हैं कि वाकई मामलात को इस नहज पर लेकर जाया जाए कि सब एक बराबर हो जाए, सबको एक सफ में लाकर खड़ा कर दिया जाए। और ऐसा हो रहा है, ऐसा हुआ है, तो फिर ये कैसा निजाम है कि एक को आप किसी म्यार पर फरकते हैं तो दूसरे को किसी और पर? देखिए, आपने अपने सवाल में जितने नुक्ते बयान किए हैं उसकी तो मैं आपको दाद देता हूं। आंखें बंद करके यही नुक्ते बयान किए जा सकते हैं। भाई, खान साहब का जो केस है, ये तहरीक इंसाफ का केस है, मनमुआ फंडिंग का, वो तो 8 साल से चल रहा था और उनकी अपनी पार्टी के एक बानी रुकन ने वो मुकदमा किया था। उसमें कितनी ताखीर हुई है, कितने फोरम्स में पीटीआई गई है। बाकी जमातों के मामला जो हैं वो भी तय होने चाहिए, उनका हिसाब भी देखना चाहिए। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि सारी दरखास्तें एक वक्त में निपटा दी जाए? तोशाखाना तो मुस्लिम लीग नून लेकर गई थी ना सर, मौजूदा में भेजा था। खान साहब की नाअहली का ताल्लुक है, वो नाअहली तो भाई एक टर्म की नाअहली है। गोया अगली असेंबली का वो इलेक्शन भी लड़ सकेंगे, उसमें खड़ा भी हो सकेंगे, इंतखाबी सियासत में हिस्सा भी ले सकेंगे। इसमें इतना घबराने की क्या जरूरत है? लेकिन जब एक सादिक और अमीन का एक शख्स से सर्टिफिकेट ले लिया गया हो और इल्जाम लगा हो करप्ट प्रैक्टिसेस का, तो उनकी शख्सियत पर ज़ाहिर एक धब्बा, एक दाग तो लगा है ना, फर्क तो पड़ता है। भाई, ये तो फैसला इलेक्शन कमीशन का है ना, मेरा ये आपका तो है नहीं। हाँ। उसकी रेमेडी मौजूद है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चले गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी अपील हो सकती है। वहां जाएं, दरवाजा खटखटाएं, अपनी बात करें और साबित कर दें कि फैसला गलत है, तो फैसला उलट जाएगा, तो उनका मामला भी उलट जाएगा। ये तो मामला तो अदालतों में तय होने। बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, हर कोई आज ये बात कर रहा है कि क्या भारत ने आज के मैच में एम्पायर के साथ मिलकर रौंदी मारी है। पाकिस्तान और भारत का आज का मैच इंतहाई सनसनीखेज था, मगर जब मैच भारत के हाथ से निकलने लगा तो एम्पायर्स ने कुछ ऐसे फैसले दिए जिन पर कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम समेत माहिरीन क्रिकेट, शायकीन और साबिक खिलाड़ी भी इस पर सवालात उठाने लगे। सोशल मीडिया पर तो इन फैसलों के खिलाफ शायकीन क्रिकेट कुछ भी सुनने और मानने को तैयार नहीं, और टॉप ट्रेंडिंग में नो बॉल और चीटिंग पर गर्मा गर्म बहस हो रही है कि क्या वाकई कहीं किसी रूल को तोड़ा गया है। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान और भारत का सनसनीखेज आज मैच हुआ, ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न ग्राउंड में हुआ। ऐसा क्राउड किसी मैच में देखने को मिलता है। पाकिस्तान ने भारत की दावत पर पहले बल्लेबाजी की और मुकर्ररा 20 ओवर्स में 159 रन बनाए, फिर 160 रन के हदफ के ताक़ुब में भारतीय टीम को आखिरी 6 गेंदों पर 16 रन दरकार थे। फिर इस आखिरी ओवर में एम्पायर्स की जानिब से ऐसे फैसले किए गए जिसे कप्तान कौमी क्रिकेट टीम बाबर आजम ने भी इख्तलाफ किया और साबिक खिलाड़ी भी सवालात इस पर उठाने लगे। मोहम्मद नवाज ने 20वें ओवर की चौथी गेंद फेंकी जिसे एम्पायर ने ओवर हाइट की बिना पर नो बॉल करार दिया। इस फैसले से खुद कप्तान बाबर आजम बिल्कुल मुतमईन नज़र नहीं आए और एम्पायर से उन्होंने एहतजाज भी किया। बॉल होते ही भारतीय बल्लेबाज ने हिट करके एम्पायर को नो बॉल देने का इशारा किया, जिसके बाद एम्पायर ने नो बॉल दी और यही बात मौजू बहस बन गई। इसके बाद फिर फ्री हिट पर भारतीय बल्लेबाज बोल्ड हो गए, मगर उन्होंने भागकर 3 रन भी ले लिए। साबिक ऑस्ट्रेलियावी क्रिकेटर ब्रैड हुग ने भी इस फैसले से इख्तलाफ किया और सवाल पूछा कि मोहम्मद नवाज की नो बॉल करार दी गई गेंद पर इसको रिव्यू क्यों नहीं किया गया। जब फ्री हिट पर विराट कोहली क्लीन बोल्ड हो गए तो उनके स्कोर क्यों शामिल किए गए, गेंद को डेड बॉल क्यों करार नहीं दिया गया। अब एम्पायर के ये फैसले इतने आम हैं कि जिन्हें अगर बदल दिया जाता तो जाहिर है मैच की हार जीत का फैसला शायद ये ना होता, मगर ऐसा क्यों हुआ। मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं साबिक चीफ सेलेक्टर, साबिक टेस्ट क्रिकेटर मोहसिन हसन खान साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन साहब आपका। मोहसिन साहब, नो डाउट अच्छी गेम थी, अच्छा खेले पाकिस्तानी जो खिलाड़ी थे, लेकिन जाहिर है फिर आखिर में किसी एक ने जीतना होता है, एक ने हारना होता है। लेकिन अब जिस तरीके से हार गए इतने फंसे हुए मैच के बाद, आपको क्या लगा, वो ऐसा कौन सा मोमेंट था जहां हमारे बॉलर्स एंड में बहुत ज्यादा प्रेशराइज नजर आए? जी, पहली बात वालेकुम अस्सलाम, आपके सारे नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। शाजिया, आपने जो पहले एक बात की है, वो जो फुल टॉस की जो नो बॉल की कंट्रोवर्सी जो चल रही है, देखिए होता ही जैसे आपने कहा बैट्समैन ने इशारा किया अंपायर को, तो बैट्समैन आमतौर पे जब देखता है कि उसकी वेस्ट से ऊपर गेंद थी, हालांकि उसने शॉट खेल दिया था, क्या 4 रन का शॉट या 6 रन का शॉट हुआ था, लेकिन उसके बाद अंपायर को उसने इशारा किया विराट कोहली ने कि ये मेरे वेस्ट से ऊपर है, तो नो बॉल भी है ये, जिसको अंपायर ने एक्नॉलेज किया। जैसी मैं ये फील करता हूँ, और अगर आप मेरे दिल की बात पूछें तो दैट वाज अ वेरी मतलब कैजुअल सा वो बड़ा था जिसमें कंट्रोवर्सी हो सकती थी कि वेस्ट से ऊपर है कि नहीं है, वो कहाँ आपको पता चलता, वो थर्ड अंपायर से पता चलता। बाबर को चाहिए था कि अंपायर को फौरन भाग के कहता मुझे रेफरल चाहिए, मुझे रेफरल चाहिए, जो कि अलाउ होता है कि आप रेफरल लेने के लिए। उसने भी बाबर ने भी एहतजाज किया, लेकिन उससे पहले विराट कोहली कह चुके थे, बाबर ने भी एहतजाज तो किया। नहीं, देखिए उसके एहतजाज के लिए शाजिया एक टाइम होता है कुछ सेकंड्स का, मेरा 8 या 10 सेकंड का। वो विराट ने तो हाँ, विराट ने उस पर अपील कर दी थी कि तो वेस्ट से ऊपर है। अब जब लेग एम्पायर जो है वो बेसिकली नोट करता है, वो साइड से खड़ा होता है तो उससे आइडिया होता है कि गेंद किस लेवल पे थी, सामने वाला अंपायर नहीं बता सकता। तो उसने उससे पूछा, उसने कहा, इशारा किया नो बॉल का, उसने नो बॉल दे दी। बाबर आजम को वहां पे अंपायर को कहना था कि आई डेफिनेटली नीड रिवर्स इसके डिसीजन आप देखिए थर्ड अंपायर की, बिकॉज उस डिसीजन पे शाजिया गेम की हर चीज बन रही थी। उसके बाद विराट कोहली ने जाके लेकिन एम्पायर को भी तो खुद चाहिए था ना कि वो खुद थर्ड अंपायर की तरफ इशारा करते, खुद ये फैसला लेते, ना कोहली के कहने पे कुछ करते, ना बाबर आजम के कहने पे कुछ करते। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। और जब क्या होता है ऐसा कंफ्यूजिंग डिसीजन होता है ना, तो हमेशा फील्ड अंपायर थर्ड अंपायर के पास जाना चाहिए, जो कि बाबर को जाके उसी को बाबर को, अब विराट कोहली ने ऑब्जेक्शन किया, उसने नो बॉल दे दी। अब बाबर को उसके पास जाना चाहिए था कि मैं नहीं समझता कि नो बॉल है, आप थर्ड अंपायर से रेफर करें इसको, वो देख के हमको बताए। इसी के बड़ा वो था वहाँ पे। और अगर आप मुझसे पूछें बीइंग अ क्रिकेटर, मैंने वो देखा, रिप्लेस में भी बहुत टीवी पे दिखाया गया, इट वाज
टच एंड गो कि है कि नहीं है कि क्लियर नो बॉल नहीं थी, और क्लियर ये भी नहीं था कि नो बॉल है, ये भी क्लियर नहीं था। तो थर्ड अंपायर क्यों होता है या थर्ड अंपायर शाजिया इस क्रिकेट में कि बहुत से डिसीजन जो खराब हो सकते हैं वो सही हो सकते हैं। लेकिन क्या ये बात दुरुस्त है कि हमेशा जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है और आईसीसी के जो अंपायर्स खड़े हुए होते हैं उनका टिल्ट इंडिया की तरफ रहा है, रहता है? इज इट ट्रू? देखिए है, उसमें एक है सब कुछ, लेकिन शायद अब मैच की बात करते हैं आप। ये मैच वहाँ पे पूरे ऑस्ट्रेलिया में क्या पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। हाँ। उनका अंपायर्स को पता होता है कि सारी दुनिया में देखा जा रहा है। और अब जो नई टेक्नोलॉजी आई है टीवी की, कहाँ से कहाँ चली गई है, रिप्लेस दिखाते हैं, यानी कि एक एक फ्रेम चलता है, उस पर दिखाते हैं कि ये यहाँ। तो बाबर को अगर मैं बाबर की जगह होता तो मैं खड़ा हो जाता कि जी मुझे थर्ड अंपायर का रेफरल चाहिए, बिकॉज ये उससे कहने की जरूरत नहीं थी कि, लेकिन दिल में उसको पता होता कि इस डिसीजन से मेरी हार जीत हो सकती है इसमें। तो बाबर को सॉलिड स्टैंड वहां लेना चाहिए था, उसने एहतजाज किया। लेकिन विराट कोहली ने जो उसको जेस्चर दिया कि व्हाट इज दिस, तो नो बॉल है, उसने दे दिया नो। उसने लेग अंपायर को पूछा, लेग अंपायर ने ओके कर दिया, तो उसने नो बॉल। बाबर को कहना चाहिए था मैं कुछ नहीं मांग रहा, आउट होगा, मुझे रेफरल चाहिए इसका, बस ये कहता है। इस पे वो अटक जाना चाहिए था उसको, और यहाँ गेम रुकने में कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसी के रेफरल। अच्छा, ये जो फ्री हिट पर कोहली क्लीन बोल्ड हो गए थे, तो इसके स्कोर क्यों शामिल किए फिर? वो जो रन्स ले लिए उन्होंने, 3 आई थिंक रन्स लिए, 2-3। हाँ देखिए आपको वो बॉल जो ना विकेट पे लग के डिफ्लेक्ट होके चली गई थी, तो भाग के उन्होंने रन्स ले लिए। अब देखिए यहाँ पे मैं ये बात क्लियर कर दूं, मैं 100% ये बात क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ, 99.9% क्लियर कर रहा हूँ कि नो बॉल पे जो इन्होंने लॉ अपना बनाया है उस पर सिर्फ रन आउट होता है, चाहे उस पर कैच आउट हो जाए, बोल्ड हो जाए, एलबीडब्ल्यू हो जाए, वो आउट नहीं दिया जाता। सिर्फ रन आउट की अगर विकेट रन आउट पे है तो अंपायर आउट दे सकता है, अदरवाइज किसी और तरीके से भी हो तो आपको आउट नहीं देता। ये नो बॉल का जो रूल है, अगर मैं इसमें थोड़ी सी अगर मैं 100% श्योर नहीं हूँ, मैं मिसगाइड नहीं करना चाहता किसी को, लेकिन मुझे जो पता है जो रूल चलता आ रहा है, लास्ट मिनट पे भी चेंज होता है, लेकिन शादिया इसका ये है कि अगर रन आउट हो जाए तो आउट होता है नो बॉल पे, अदरवाइज कैच, बोल्ड, एलबीडब्ल्यू कुछ नहीं होता। हाँ अच्छा, आप ये समझते हैं कि विराट कोहली अगर विकेट पर ना होते तो गेम जरा मुख्तलिफ होती, नतीजा भी मुख्तलिफ होता? ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने शादिया। देखिए मैं पर्सनली फील करता हूँ पाकिस्तान कम से कम 12-15 रन शॉर्ट था। ये पाकिस्तान का स्कोर 170-75 हो जाना चाहिए था। तो वो ये क्या है, पाकिस्तान इंडिया का आपको पता है ये सिर्फ खेल का मैच नहीं होता, ये इमोशंस का भी मैच होता है। पब्लिक, आपने मेलबर्न में इतना क्राउड में आपसे बेट लगाता हूँ कि शायद फाइनल में आ जाए, अगर ऑस्ट्रेलिया आती है फाइनल में शायद, अदरवाइज बीच के मैच में तो शायद इस तरह फुल अप ना हो जिस तरह आज आप देख लें। बिल्कुल मेलबर्न का स्टेडियम की जो कैपेसिटी है शाजिया, वो probably the biggest in the world, पता नहीं 100,000 की वहाँ पे कैपेसिटी है। 96 और 97,000 लोग थे। मैं पढ़ रही थी कि किसी मैच में इतना स्टेडियम खचाखच भरा होता है जो आज था। और देखिए उसमें ऑस्ट्रेलिया भी नहीं थी उस टीम में। पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच हो गया, चाहे वो टेस्ट मैच हो शादिया, चाहे वनडे हो या T20 हो, ये इसने दुनिया की बहुत बड़ी अट्रैक्शन ले ली है। आपने सुना होगा जो इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की एशेज सीरीज होती है वो थी सबसे बड़ी अट्रैक्शन, उसको भी वो सुपरसीड कर गई है। पाकिस्तान इंडिया का मैच दुनिया में आप टिम्बकटू में खेल लें, अब पाकिस्तान इंडिया का मैच तो वो भी बहुत ज्यादा पैक्ड क्राउड होगा, दुनिया भर में जा रहा होगा। तो ऑस्ट्रेलिया तो फिर बहुत ही ज़बरदस्त कंट्री है क्रिकेट के हवाले से। तो आप जिस तरह स्टेडियम था, आप देख लें गेम में कितना ज़्यादा एक तरह से एटमॉस्फेयर कितना ज़बरदस्त था, हाइप अप हुआ था हर चीज़, क्राउड भी, प्लेयर्स भी। तो ये अंपायर्स को ये, और आई थिंक जो उन्होंने अंपायर्स खड़े किए हैं वो सीनियर अंपायर्स हैं। लेकिन अगर आप मेरे दिल की बात पूछें, मैं अगर बाबर की जगह होता तो मैं खड़ा हो जाता, मुझे रेफरल चाहिए जी, ये डिसीजन मेरी मैच में हार जीत बना सकता है, नंबर 1। उसके ऊपर आपने जो कहा, देखिए एक और बात कहूँ, चलिए आपने 160 का टारगेट दिया, 159 था ना, तो उसके बाद 160 उन्होंने करने थे। इतना ज़बरदस्त हमें स्टार्ट मिला, 10 ओवर में हमने 45 रन पे ऐसे कोई 4 आउट कर दिए, टॉप ऑर्डर। उसके बाद वो 160 कर गए, उसके बाद वो 160 कर गए, 10 ओवर में 45 स्कोर था, रन रेट में भी पीछे थे, विकेट 4 उनकी गिर गई थी, नो डाउट कोहली था। अब लेकिन अब कोहली और पांड्या के अलावा अब इनके पास ऐसा कोई प्लेयर नहीं था पीछे जो मैच विनर हो।
और पांड्या जो है अच्छा खेलता है इस नंबर पे। बहरहाल हमें अपनी टीम को ये कहकर हौसला बढ़ाने आगे भी मैचेस खेलने हैं मोहसिन साहब कि अच्छा प्ले किया, वेल डन, बहुत अच्छा। मतलब कि एक तो होता है ना वन साइडेड मैच चल रहा होता है, लेकिन फाइट करके आप हारे तो उस पर शाबाश बनती है। हाँ, मैं पूरा क्रेडिट देता हूँ अपनी टीम को कि बाबर ने लड़ाया है टीम को। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या होता है शाजिया, जब क्लोज मैच होता है ना, क्लोज मैच, और दो ऐसी टीमों के खिलाफ जो दुनिया का सिर्फ क्रिकेट मैच, दुनिया में सबसे बड़ा क्रिकेट का मैच है, तो उसमें छोटी छोटी बातें बड़ी मैटर करती हैं, छोटी सी बात ब्लंडर बन जाती है। बाबर थोड़ी सी, मैं बाबर को मैं बहुत पसंद करता हूँ एज ए बैट्समैन, एज ए प्लेयर, एज ए क्रिकेटर और एज ए पर्सन। तो वो कैप्टनसी में थोड़ी सी उसने कुछ गलतियां हुई हैं उससे, जहाँ पे कुछ चेंजेस लानी थी, कुछ करना था। अब ये भी तो आप देखें कि इसको 16 रन थे आखिरी ओवर में। 16 रन करना आसान काम नहीं होता आखिरी ओवर में। अब पर्सनली अगर आप मेरे दिल की बात पूछे, जो लॉ ऑफ क्रिकेट कहती है आपको ऑस्ट्रेलिया में इंडिया के खिलाफ खास तौर पे अगर आपके पास ऑप्शन है फास्ट बॉलर और स्पिनर का, तो आप फास्ट बॉलर लगाते हैं, इसलिए कि वो मैं नहीं कह रहा हूँ फास्ट बॉलर पे कमजोर हैं, लेकिन स्पिनर्स पे वो बहुत अच्छे हैं। और फिर नवाज के ऊपर सारा प्रेशर क्या आ गया शाजिया कि मेरे ही ओवर पे हार जीत होती है तो थोड़ी सी आदमी नर्वस भी हो जाता है। यहाँ मैं एक बात और नोट कर रहा था, बाबर को चाहिए था कि हर बॉल के बाद नवाज के पास आता, हर बॉल के बाद उसको शाबाशी देता, बकअप करता, क्या भाई तुम ऐसे करो। और जिसमें उसको बड़ा शॉट लगा है वो भी उसने यॉर्कर करने की कोशिश की है। वो जो नो बॉल की कंट्रोवर्सी बनी है, वो यॉर्कर करने के चक्कर में फुल टॉस कर गया, फुल टॉस किया उसने, बड़ा जबरदस्त शॉट खेल के जाते जाते एक सवाल करना चाहती हूं। ये छोटी छोटी प्रोग्राम खत्म होने वाला है जी। एक दफा बड़ा हमने ये सुना था कि मोहसिन हसन खान को चेयरमैन पीसीबी लगाया जा रहा है, बड़ा आपसे वादे भी किए गए, तो आप प्रोग्राम में हैं तो सोचा ये पूछ लूं, क्योंकि जब भी कोई चेयरमैन पीसीबी लगता है बड़ी कंट्रोवर्सीज खड़ी हो जाती हैं, फेवरेटिज्म की बात आ जाती है। लेकिन आपका भी बड़ा नाम सुना था, उसके बाद आप गायब भी हो गए और इतना शायद आप नज़र भी नहीं आए। तो क्या ये मैं अगर पूछ पाऊँ आपसे, क्या वजह बनी थी कि आपको जो है ना वो वादे करके और वो फिर वफा नहीं किए? अब शाजिया दूसरे के बिहाफ पे मैं क्या बोलूँ, मैं अपने बिहाफ पे कह रहा हूँ कि हाँ मुझे एक इंटीमेशन थी कि ये बनेगा होगा, तो मैं आई वाज वेल प्रिपेयर्ड फॉर दैट, बिकॉज मेरा ऑन द रिकॉर्ड और ऑफ द रिकॉर्ड अल्हम्दुलिल्लाह मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी और फिर जो एज ए कोच भी, क्रिकेटर भी सब था, तो मुझे था कि पक्का, बल्कि मुझे ऑप्शंस भी थे, लेकिन उसमें कहा गया कि ये आपने रिफ्यूज़ नहीं करना है। मैं कहा ठीक है, इसलिए आपका एक्सपीरियंस ये करता है। अब शाजिया मैं इस पर सिर्फ इतना कहूँगा, देखिए मैं मोहसिन खान आज जो कुछ भी है वो पाकिस्तान और पाकिस्तान क्रिकेट की वजह से, मेरी सर्विसेज मेरे मुल्क के लिए हर वक्त हाजिर हैं, लेकिन आप सर्विसेज का कहेंगे तो मैं आऊँगा ना, हाँ मैं खुद तो नहीं जाऊँगा, तो इसलिए मैं हमेशा मेरी सर्विसेज हाजिर है अपनी क्रिकेट के लिए। और मोहसिन खान की आइडेंटिटी पाकिस्तान क्रिकेट है, एंड आई एम प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी एंड अ पाकिस्तानी क्रिकेटर। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक चीटर, टेस्ट क्रिकेटर मोहसिन हसन खान साहब मेरे साथ थे। हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। नाज़रीन फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।